Hello students, welcome to this lecture, the last one in this series, part 3, Riders to the Sea by John Millington Synge. And in the background, as you see, this is the picture of the actress who played the role of Moria when the drama was presented on stage back when it was written. In this video, we will have a look at the critical analysis. It includes character analysis, discussion about sea as an important force of nature, the thematic, formal, linguistic, literary analysis, a little talk about human relationships, a comparison with Greek tragedy, and last is if there's any question you might have. So we see the first character we discuss is Moria. She's a central character, main character. Elderly woman, she is a senior lady, aged. Mother of 8 children. She's given birth to 8 children, of which 6 are sons and 2 are daughters. She has lost 5 sons to the sea. Moria pleads Bartley, the last one, not to go to the Galway Fair. So we've discussed this in our previous videos in plot summary and other discussions, that how she's telling her youngest son, the youngest one, please don't go to the Galway Fair because he has to go through the sea and it is dangerous because the sea has taken away 5 of her sons. Wants the priest to help her in convincing होगा, ये शायद यहाँ पे there's an error, her in convincing him for the same. So she wants that the priest should go and tell Bartley that you should not go to the Galway Fair. Misses 3 opportunities to bless him. This means that 3 बार उसे मौका मिलता है अपना आशीर्वाद देने के लिए बाटले को और वो नहीं दे पाती है. बाटले इज पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल. बाटले जो उसका सबसे छोटा बेटा है वो बड़ा पोलाइट है और रिस्पेक्ट भी करता है अपनी मदर को. मौर्या इज अनेबल टू एक्सप्लेन हर रीजंस. मौर्या अपने कारण बता नहीं पाती है किस चीज के लिए, कि वाई शी इज नॉट ब्लेसिंग हिम, वो उसे ब्लेसिंग क्यों नहीं देती है. शी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हर रीजंस. विजन ऑफ माइकल एट द स्प्रिंग वेल्स ब्लर्स हर आउटलुक. मौर्या जो है उसे बार बार ऐसा दिखाई देता है जैसे कि माइकल उसके पीछे या आसपास बाटले के घोड़े पे सवार है, और इससे मौर्या की जो सोच है वो बहुत ही अलग दिशा में चली जाती है, उसे चीजें साफ दिखाई नहीं देती है. रिटर्न्स विद द ब्रेड मेंट फॉर बाटले. तो वो जो ब्रेड लेकर जाती है बाटले के लिए, बाद में जब उसे एहसास होता है तो वो वापस अपनी ब्रेड ले आती है और बाटले को ब्रेड दे नहीं पाती है. ब्लेसिंग इनइफेक्टिव, बाटले's इमिनेंट डेथ. एक तरह से हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि उसको उसकी माँ का आशीर्वाद नहीं मिला, मौर्या का आशीर्वाद नहीं मिला, तो बाटले की तुरंत मृत्यु हो गई. He died. Frustrated, Maurya is frustrated. Why? Because no son to care for her and the family. उसका और उसके परिवार की देखभाल के लिए कोई भी बेटा जीवित नहीं बचा है. Has more knowledge than the priest, island and the weather. उसे काफी जानकारी है मौर्य को टापू के बारे में और मौसम के बारे में, और ये जानकारी उसे प्रीस्ट से काफी ज्यादा है. माइकल्स लॉस इज पेनफुल स्टार्ट्स कीनिंग. जब मौर्य को पता चलता है कि माइकल नहीं रहा तो वो बहुत दुखी हो जाती है, उसे इतना दुख होता है. शी स्टार्ट्स कीनिंग. कीनिंग का मतलब है कि बहुत जोर जोर से हम रोते हैं, किसी का शोक मनाते हैं, उस टाइप के रोने को कीनिंग कहा जाता है. मॉन्स बाटले एंड माइकल्स डेथ, पेज रिस्पेक्ट टू देम. दोनों
अपने दोनों बेटों की डेथ का शोक मनाती है और उनको अच्छे से विदा भी करती है, मतलब कि उनकी लास्ट राइट्स जो होती है। डाउन द मेमोरी लेन लॉसेस हस्बैंड टू बार्टले, इसका मतलब ये है कि फिर वो अपने ख्यालों में खो जाती है और बोलती भी है क्या क्या उसके ख्याल आ रहे हैं, कि उसे याद आता है कैसे उसने क्या क्या खोया, अपने फादर इन लॉ से शुरू करके हस्बैंड को खोया, फिर अपने बेटों को खोया। ये सब उसके माइंड में ये विचार आते हैं और वो ये सब बोलती है। डिप्रेस्ड बट रिलीव्ड, नो मोर सन्स फॉर सी टू इनगल्फ, तो मौर्य जो है वो डिप्रेस तो हो जाती है, मगर एक तरह से उसको काफी सुकून भी मिलता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास कोई भी बेटा नहीं बचा है जो समुद्र उससे छीन लेगा। ब्लेसेस हर सन्स, वो अपने बेटों को आशीर्वाद भी देती है। उसके बेटे, उनके नाम है स्टीफन, शॉन, शीमस, पैच, माइकल एंड बार्टले। बिटर, मौर्य में बहुत ज्यादा कड़वाहट बढ़ जाती है। क्यों? यंग लीव द ओल्ड टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, जो जवान है इसमें वो ओल्ड को छोड़ देते हैं, बूढ़ों को छोड़ देते हैं अपना जीवन अपने आप, अपनी लड़ाई या जीवन को अपने आप चलाने के लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ अ फेट, पुअर लाइफ विदाउट सन्स, मौर्य आखिर में अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। और क्या है उसकी किस्मत? एक गरीब की जिंदगी और बिना उसके बेटों के। उसके लिए उसके बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कैरेक्टर है कैथलीन, एल्डेस्ट डॉटर एंड केयर टेकर ऑफ द फैमिली। कैथलीन जो है सबसे बड़ी बेटी है और परिवार की रखरखाव को वो ही देखती है। आइडेंटिफाइज माइकल्स क्लोथ्स एंड, माइकल के कपड़ों को पहचानती है और ब्रेक्स द न्यूज टू मदर टाइमली, और टाइम पे अपनी मदर को पूरी खबर देती है। भाई पहले उसको जैसे ही पता चलता है कि माइकल के कपड़े हैं तो वो उसी वक्त तुरंत नहीं दे देती है, पहले वो उसको कंफर्म करती है और बाद में जब सारी सारी इंफॉर्मेशन कंफर्म हो जाती है तभी वो अपनी मदर को बताती है। तो ये डिसीजन भी उसकी ये कैथलीन ही लेती है। डिफेंड्स बार्टले, बार्टले का बचाव करती है। कैसे? वो अपनी मदर को डांटती है। रिप्रोचेस हर मदर फॉर नॉट ब्लेसिंग हिम, अपनी मदर को डांटती है कि आपने क्यों नहीं आशीर्वाद दिया उसे, वो आया तो था आपके पास, जा रहा है, आप एग्री नहीं करते हो, कम से कम आशीर्वाद तो दो। तो कैथलीन डांटती है। असर्टिव टुवर्ड्स मौर्य, मौर्य की तरफ वो बहुत असर्टिव है, एक जिम्मेदारी के साथ वो मौर्य को मैनेज करती है। वो देख पा रही है कि उसकी माँ नहीं समझती है तो वो आगे बढ़कर वो चीज करती है। pushes her to bless बार्टले, उसको कन्विंस करती है कि आपको आशीर्वाद देना चाहिए। रिपोर्ट्स बार्टले's डेथ प्लस अरेंजेस फॉर कॉफिन, बार्टले की मृत्यु हो गई ये बात बताती है मौर्य को, और उसके डेथ के लास्ट राइट्स जो अंतिम संस्कार है उसके लिए जो कॉफिन चाहिए उसका इंतजाम भी उसके ये कैथलीन करती है। सिंपैथेटिक टुवर्ड्स मौर्य, कैथलीन जो है इसको मौर्य के प्रति हमदर्दी है, मौर्य उसकी जो माँ है उसके प्रति हमदर्दी है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत दुख भरा है, तो शी इज सिंपैथेटिक। अगला कैरेक्टर है नोरा, शी इज द यंगेस्ट डॉटर, शी असिस्ट कैथलीन इन हाउस होल्ड टास्क, तो सबसे छोटी बेटी है और कैथलीन की मदद करती है घर संभालने में। क्रूशियल रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकल्स डेड बॉडी, तो नोरा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें? माइकल की जो डेड बॉडी आती है उसको पहचानने में, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं, माइकल जो डेड बॉडी के कपड़े हैं, जो प्रीस्ट है, इस पुजारी है इस कहानी में, वो नोरा को दे देता है कि तुम इसको घर ले जाओ और इसको देखो क्या ये माइकल के कपड़े हैं। तो नोरा वो कपड़े लेकर आती है और फिर कैथलीन के साथ जब वो दोनों पहचान रहे हैं, आधा काम कैथलीन करती है आधा काम नोरा करती है पहचानने में, आपस में बातें कर रहे हैं, तो नोरा बताती है भाई ड्रॉप्ड 4 स्टिचेस इन द स्टॉकिंग्स माइकल्स क्लोथ्स, तो कुछ आइडेंटिफिकेशन था, माइकल की जो स्टॉकिंग्स थी उसके अंदर कुछ स्टिचेस थे जो वो पहचानती है, अरे माइकल की ही ये स्टॉकिंग्स हैं, कपड़ों को पहचानने में मदद करती है।
वॉइसेस प्रीस्ट वर्ड्स, जो प्रीस्ट कुछ भी कहना चाहता है तो नोरा ही उनका मैसेज कम्युनिकेट करती है। शी इज अ साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ पीपल, बार्टले एंड मौर्य। तो नोरा जो है वो एक तरह से सबको ऑब्जर्व कर रही है, क्या हो रहा है, लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बार्टले क्या व्यवहार कर रहा है, मौर्य क्या व्यवहार कर रही है, एंड शी इज क्वाइटली ऑब्जर्विंग देम। वॉचेस बार्टले's बॉडी बीइंग ब्रॉट टू द हाउस, वो देखती है कि कैसे बार्टले का जो डेड बॉडी है, मृत शरीर है, उसको कैसे घर पे लाया जाता है। रिकॉल्स माइकल्स स्किल्स रोइंग एंड फिशिंग, बातों ही बातों में वो याद दिलाती है कि देखो माइकल में कितनी सारी काबिलियत थी, वो बोट अच्छे से चप्पू चला सकता था, जैसे नाव में हम जब उसको चप्पू चला के नाव को आगे बढ़ाते हैं वो रोइंग कहलाता है। एंड फिशिंग, मछली पकड़ना, वो भी माइकल बहुत अच्छा करता था। एक्नॉलेजेस मौर्यस अटैचमेंट फॉर माइकल, नोरा ये बात भी ऑब्जर्व करती है और एक्सेप्ट करती है और बताती है कि मौर्य जो है, सारे बच्चों में माइकल से वो बहुत ज्यादा उसे लगाव था, अटैचमेंट था। अगला कैरेक्टर है बार्टले। यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा है। लास्ट सर्वाइविंग सन, आखिरी बेटा है। appears briefly in the play, प्ले में इसका बहुत छोटा सा रोल है, बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। टेक्स द रोप, उस थोड़े टाइम में वो क्या करता है, एक तो रस्सी लेता है एंड चेंजेस क्लोथ्स बिफोर लीविंग फॉर गॉलवे फेयर, अपना कपड़े बदलता है गॉलवे फेयर जाने के पहले। मैन ऑफ द हाउस हेंस अ प्रोवाइडर, वो घर इस परिवार का पुरुष है और इसलिए उसका काम है कि वो थोड़ा आमदनी लेकर आए। अंडरस्टैंड्स द रिस्क इन्वॉल्व, वो समझता है कि मेरे को इसमें क्या क्या खतरा है, रिस्क मतलब खतरा। हैज द अवेयरनेस सी इज डेंजरस, उसको ये भी पता है कि समुद्र बहुत खतरनाक है, मगर उसे मालूम है कि अगर मैं आमदनी नहीं दे पाया तो मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी नहीं कर पाया, तो वो ये सब जानते हुए भी बहुत बड़ा रिस्क लेता है। decides to undertake the dangerous journey because the arrival of the next vessel is uncertain, वो ये फैसला लेता है कि ये जो यात्रा है बहुत खतरनाक है लेकिन बहुत जरूरी भी है, क्योंकि पता नहीं अगली नाव कब आएगी और मैं जा भी पाऊंगा कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो जो फेयर है, फेयर मतलब मेला, दूसरे टापू पे जो मेला लगा हुआ है, अगर वो खत्म हो गया तो मैं अपने घोड़े को वहां कैसे बेचूंगा। राइड्स द रेड मेयर फॉलोड बाय द ग्रे पोनी, तो लाल रंग की जो घोड़ी है उस पे सवार है और अपने साथ वो अपने ग्रे कलर का छोटा घोड़े का जो पोनी है वो लेकर जाता है। इज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मौर्य, मौर्य के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल है वो। ब्लेसेस हर इवन दो शी रिफ्यूजेस टू रेसिप्रोकेट, उसे आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद मतलब उसे अच्छे से बाय कहता है, उसको मालूम है कि उसकी मदर बड़ी परेशान है कि कहीं इसकी भी डेथ ना हो जाए और वो नहीं चाहती वो जाए, इसलिए वो आशीर्वाद देती नहीं है, पर वो ऐसा कहती नहीं है। जब वो आशीर्वाद नहीं देती है फिर भी वो उसे अच्छे से बाय करके जाता है। His body is brought by his neighbors for the last rite, उसका जो शरीर, मृत शरीर है, वो उसके पड़ोसी घर में लेकर आते हैं और उसके आखिरी अंतिम संस्कार के लिए। अगला कैरेक्टर है माइकल। एब्सेंट ऑन स्टेज, माइकल जो है वो स्टेज पे है ही नहीं, एब्सेंट कभी आता ही नहीं है। प्रेजेंट ओनली इन रेफरेंस, उसका सिर्फ जिक्र होता है। मिसिंग फॉर 9 days, माइकल जो है वो 9 दिनों के लिए लापता है। मौर्य सस्पेक्ट्स ही हैज एनगल्फ्ड हिम, मौर्य को शक है कि जो समुद्र है वो उसे निगल चुका है। डोमिनेट्स द प्ले हिज क्लोथ्स एंड हिज विजन ऑफ मौर्य, तो माइकल का जो जिक्र है, उसके कपड़े या मौर्य को जो बार बार दिखाई देता है, ये जो चीजें हैं माइकल की, ये पूरे प्ले या कहानी पे एक तरह का डोमिनेट करती है। पूरे वक्त माइकल ही प्रेजेंट रहता है, ना होकर भी उसकी बातें ही होती रहती। ब्रॉट अ स्टिक फ्रॉम कॉनेमारा, वो कॉनेमारा जो एक दूसरा टापू है वहां से एक छड़ी लाया था। मौर्य का फेवरेट बेटा है, ही इज मौर्यस फेवरेट सन।
गुड रोअर ऑफ बोट एंड एफिशिएंट फिशिंग स्किल्स, ये तो हम देख चुके हैं कि भाई वो नाव अच्छे से चलाता है और अच्छी फिशिंग मछली पकड़ना भी उसे बहुत अच्छा आता है। कॉफिन मार्क्ड फॉर हिम इज यूज्ड फॉर बार्टले, तो जो कॉफिन माइकल के लिए था वो अब बार्टले के लिए इस्तेमाल होता है। Along with Bartley he too is mourned, तो बार्टले का जो शोक मनाया जाता है उसके साथ साथ माइकल का भी शोक मनाया जाता है। अगला है हम देखते हैं सी। सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह लो कैरेक्टर ही मान लो इसको, बहुत जरूरी भी है कि भाई पूरे इस कहानी में समुद्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टाइटल, तो टाइटल जो है उसमें भी सी का मेंशन है, देखिए राइडर्स टू द सी, सोर्स ऑफ लाइफ प्लस डिस्ट्रॉयर ऑफ लाइफ डोमिनेट्स द आइलैंडर्स, ये जीवन का स्रोत भी है और जीवन को नष्ट करने वाला भी है। और जो इस टापू पे रहते हैं, एरन आइलैंड पे जो रहते हैं, इसके निवासी हैं, उनके जीवन में समुद्र ने पूरी तरह से डोमिनेट कर रखा है। परवेसिवनेस, इट इज रोरिंग एंड विंडी, इतना खूंखार है, बहुत तेज हवाएं चलकर उसकी लहरों को और उफान पे ले आती हैं और उसे बहुत खतरनाक बनाती हैं। रोरिंग, रोरिंग मतलब दहाड़ना, एक तरह से उसकी आवाज जो है ऐसे लगता है, हम कंपेयर करें जैसे कोई शेर दहाड़ रहा है। परवेसिवनेस, परवेसिवनेस का मतलब है कि कैसे वो सबके जीवन में बहकर चला जाता है, अपनी प्रेजेंस बता देता है कि ज्योग्राफिकली तो वो बहुत दूर है, लेकिन दूर फिजिकली भी वो दूर होकर वो सबके जीवन में मौजूद है। snatches the sons from the mother who knows it very well, तो जो माए हैं उनके बेटों को उनसे छीन लेता है। और यहाँ पर है कौन सी माँ है, मौर्य है। और मौर्य जो है उस वो समुद्र को बहुत अच्छे से पहचानती है। Seems that the pony bows to its powerfulness too, ऐसा लगता है जो पोनी है, ग्रे पोनी है जो बाटले लेकर जाता है, वो भी समुद्र के सामने अपना सर झुकाता है, समुद्र की पावर के सामने। सेपरेट्स द आइलैंडर्स एंड सिक्योर्स देयर आइडेंटिटी, ये जो समुद्र है ये एरन आइलैंड पे रहने वाले निवासियों को दूसरे टापू वासियों से अलग करता है और इनको इनकी पहचान भी देता है। यही वो समुद्र है इनके टापू को जो अलग करता है और पहचान देता है। रिप्रेजेंट्स इनविजिबल फेट दैट टावर्स ओवर द आइलैंड, तो समुद्र जो है वो इस बात का प्रतीक है, किस्मत जिससे हम कभी नहीं जीत पाते हैं, डेस्टिनी जो है जिससे कोई नहीं जीत सकता है, वो ये समुद्र उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतीक है। और सारे टापू वासियों के जीवन पे बहुत ऊपर से देख रहा है। टावर्स, टावर्स मीन्स ऊंचाई से उनको देख रहा है, डोमिनेट कर रहा है एक तरह से। सी एन एडवर्सरी फॉर मौर्य, मौर्य के लिए समुद्र एक दुश्मन है क्योंकि उसने उसके परिवार के सारे पुरुषों को निगल लिया, उसके 6 बेटों को भी ले लिया। थीमेटिक कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि थीम्स में भी काफी कॉन्ट्रास्ट है। लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु दोनों ही हमें इस कहानी में देखने को मिलते हैं और सी जो है वो इस चीज को दर्शाता है। द लैंड एंड द सी, धरती, जमीन और समुद्र, वो भी हमें देखने को मिलता है। भाई टापूवासी जो है वो जमीन पे रहते हैं और सी जो है समुद्र जो है वो पूरे टापू को चारों तरफ से घेर रखा है। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, इसमें हम कह सकते हैं मॉडर्निटी मीन्स आधुनिकता, और ट्रेडिशन यहाँ पे हम कह सकते हैं रूढ़िवादी, आप कह लो, या रूढ़िवादी नहीं तो जो पुराना जमाना है, या हमारी सीनियर जो है सिटीजन्स हमारी फैमिली में वो क्या चीज फॉलो करते हैं, वो ट्रेडिशन रिप्रेजेंट करता है। मैन और नेचर, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं आदमी और प्रकृति दोनों का कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों कैसे इस कहानी में दोनों प्रेजेंट है। मैन एंड वुमन, आदमी और औरत, महिला और पुरुष भी इस कहानी में मौजूद हैं, उनकी भी थीम है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, और क्या है, माँ बाप और उनके बच्चे, ये अगला थीमेटिक कॉन्ट्रास्ट है। आइलैंडर एंड आउटलैंडर, आइलैंडर मतलब जो वो जो इस टापू पे रहते हैं, आउटलैंडर मीन्स वो जो बाहर से इस टापू पे आए हैं, जैसे कि जो प्रीस्ट है वो।
क्रिश्चियनिटी एंड पेगनिज्म, ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में, जिसमें थीम्स डिस्कस की गई है। पावर्टी एंड अफ्लुएंस, यहाँ पर हम देखते हैं पावर्टी मीन्स गरीबी, अफ्लुएंस मीन्स संपन्नता, कि कैसे गरीबी में भी इंसान कैसे वो लड़ रहा है संपन्नता से, कैसे उस संपन्नता की तरफ जाना चाहता है। फॉरगेटिंग एंड रिमेम्बरिंग, फॉरगेटिंग मीन्स भूल जाना और रिमेम्बरिंग मीन्स याद करना। तो ये भी हम देखते हैं इस कहानी में कि कैसे हम काफी चीजें भूल जाते हैं, मौर्य भूल जाती है, लेकिन फिर जो चीजें घटनाएं हो रही है उसके कारण उसको उन चीजों को याद भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके परिवार के जो पुरुष नहीं रहे, वो नहीं रहे, वो भूलना चाहती है, लेकिन फिर वो अभी जो प्रेजेंट में जो उसका सबसे बेटा छोटा बेटा जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो उनको फिर रिमेम्बर भी करती है, याद भी करती है। अब फॉर्मल एनालिसिस देख लेते हैं। वन एक्ट प्ले, छोटा है ये, वन एक्ट का ही प्ले है, कंसाइज एंड कंडेंस्ड, शॉर्ट है और काफी सीमित है, कंडेंस्ड मतलब सीमित। ट्रेजेडी ऑफ कम्युनिटी, द एरन आइलैंडर्स, कार्डुलो, नॉट अ ट्रेजेडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये इन्होंने बोला है कि ये ट्रेजेडी ऑफ कम्युनिटी है, ये पूरा जो ग्रुप है उसका उसका ट्रेजेडी है, किसी एक व्यक्ति की ट्रेजेडी नहीं है। और ये कौन है ग्रुप? ये एरन आइलैंड पे रहने वाले व्यक्ति हैं। नॉट अ रियलिस्टिक प्ले डिस्पाइट द सेम्बलेंस ऑफ रियल सेटिंग। और क्या बोला इन्होंने? ये बोला कि रियलिस्टिक प्ले नहीं है, हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे सेटिंग बड़ी रियल है। अ जेन्युइन ट्रेजेडी, फिर ये किसने बोला है? वीएस प्रिटचेट, कि भाई वाकई में ये ट्रेजेडी। डोनाह्यू की ने क्या बोला है? अ प्ले ऑफ पैथेटिक एक्सपीरियंस, कि ये एक प्ले ऐसा है या कहानी ऐसी जिसमें बड़ा ही बुरा सा हमारा अनुभव होता है। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। मेन कैरेक्टर्स एंड माइनर कैरेक्टर्स, इसमें मेन कैरेक्टर्स भी है, माइनर कैरेक्टर्स भी है। सबसे मेन में तो आ जाती है मौर्य, और बाकी सब आप कह लो माइनर ही है। इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग तो सी भी सबसे मेन कैरेक्टर है। राइडर्स बीइंग लॉस्ट टू द सी, द ड्राइविंग एक्शन, इसमें सबसे ज्यादा जो कहानी आगे बढ़ती है वो, जैसा कि इसका टाइटल है कहानी का, राइडर्स टू द सी, उसी के नाम से कहानी आगे बढ़ती है। राइडर्स मीन्स टापूवासी, जो इस टापू पे रहते हैं और वो घोड़े पे सवार होते हैं, और कैसे वो समुद्र वो खो जाते हैं समुद्र में। तो इसी चीज से कहानी में एक्शन आता है और कहानी आगे बढ़ती है। लिंग्विस्टिक एनालिसिस, भाषा का हम देख लेते हैं थोड़ा सा। रिटन इन हिबर्नो, हिबर्नो क्या है? ये आयरिश भाषा है। कैसी भाषा है? इट इज इंग्लिश डायलेक्ट यूज्ड एट द एरन आइलैंड। लोकल कहानी है, लोकल भाषा है, लोक भाषा कह सकते हो। जैसे अगर राजस्थान में भी आप ये देख सकते हो कि डिफरेंट पार्ट्स में अलग तरह की राजस्थानी बोली जाती है, अलग तरह की हिंदी बोली जाती है, तो वो लोकल, उसे डायलेक्ट कह सकते हैं। तो ये कहानी हिबर्नो में लिखी हुई है, आयरिश का एक डायलेक्ट है, ये आयरिश डायलेक्ट है इंग्लिश का, जो एरन आइलैंड्स में यूज होता है। पोटीन, पोटीन क्या है? अल्कोहलिक ड्रिंक मेड फ्रॉम पोटैटोज, तो आलू से ये शराब बनाई जाती। सिंपल लैंग्वेज एंड स्पोकन फॉर्म, कैसी भाषा है? ये बहुत सादगी भरी भाषा है, और उसका जब हम बोलते हैं उसे तो वो कैसी लगती है वो हमें इस कहानी में पता चलता है। लैंग्वेज ऑफ डेथ एंड इनएविटेबिलिटी, इसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है उससे हमें बार बार यही महसूस होता है कि ये भाषा है मृत्यु की, और उस चीज की जो हम नहीं चेंज कर सकते, जो होना ही है। इनएविटेबिलिटी मतलब वो जो होना ही है। डार्क एंड ब्लैक यूज्ड ऑफन, ये दो शब्द हैं डार्क और ब्लैक, ये काफी बार इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि डार्क नाइट, ब्लैक नाइट। डार्क मतलब गहरा, ब्लैक मीन्स काला। ब्लैक फीट, ब्लैक हैग्स, ब्लैक क्लिफ्स, ब्लैक ग्रे पोनी। कंट्रास्टेड विद न्यू व्हाइट बोर्ड्स, न्यू रोब, व्हाइट टर्फ, तो ये जो ब्लैक है इसको कंट्रास्ट किया गया है, ऑपोजिट क्या है इसका? व्हाइट।
तो जो बोर्ड्स हैं जिससे कॉफिन बनता है, व्हाइट बोर्ड्स, नए बोर्ड्स हैं, ये पूरे टाइम स्टेज पे रखे हुए होते हैं, उससे कॉन्ट्रास्ट किया गया है, उससे नई रस्सी, न्यू रोप, व्हाइट टर्फ। व्हाइट और ब्लैक जो है, ये इसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है व्हाइट और ब्लैक का, वो जीवन को और मृत्यु को दर्शाते हैं। व्हाइट जीवन को दर्शाता है, ब्लैक मृत्यु को। लिटरेरी एनालिसिस देख लेते हैं। आयरनी, so irony is the main literary device. Maurya ages, however she witnesses all her 6 sons' death. मौर्य जो है वो उसकी उम्र हो जाती है, काफी एज हो जाती है, लेकिन कितने दुख की बात है कि वो अपने 6 बेटे जो उससे उम्र में इतने छोटे हैं, उनकी मृत्यु देखती है। यही आयरनी है कि भाई जब मौर्य की उम्र हो गई है, डेथ उसको होनी चाहिए थी, लेकिन उसके जो बेटे हैं वो इतने यंग है, जिन्हें जीवन जीना चाहिए था, डेथ उनकी हो रही है। और रिवर्सल, और दूसरा हम क्या देखते हैं इसमें, आयरनी कहाँ दिखती है, अ रिवर्सल। रिवर्सल मीन्स उल्टा जो हो रहा है। द यंग लीव थिंग्स फॉर द ओल्ड टू यूज। जो जवान है वो बूढ़ों के लिए सामान छोड़ जाते हैं ताकि वो इस्तेमाल हो सके। मौर्य द मदर एंड 3 opportunities टू ब्लेस बाटली। यहाँ पर भी आयरनी है कि मौर्य जो माँ है, उसके पास जो 3 मौके मिलते हैं बाटली को ब्लेस करने का, और वो नहीं कर पाती। मदर्स पावरलेसनेस प्रिवेंट हर सन फ्रॉम डाइंग। आयरनी इसमें भी है कि जो माँ है उसकी वो कितनी शक्तिहीन है, वो अपने बेटों को मृत्यु होने से नहीं बचा पाती है। सी इज अ प्रोवाइडर एंड डिस्ट्रॉयर। जो समुद्र है वो जीवन दान भी देता है और जीवन लेता भी है, बर्बादी भी करता है। अल्यूजन टू ब्राइट दारा, यहाँ पे एक रेफरेंस है, एक किसको है, ब्राइट दारा। कौन थी ये, वुमन हु हैड अ विजन ऑफ अ चाइल्ड इन द आर्म्स ऑफ अ डेड हस्बैंड। एक ऐसी महिला जिसको हमेशा एक ऐसा दिखाई देता था कि उसके हस्बैंड जो नहीं रहे, डेड हो गए हैं, उनके गोद में उसका बच्चा था। सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म आप डिटेल में देख सकते हो, मेरा एक दूसरा वीडियो है, सेकंड वीडियो है आई थिंक, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ही मेंशन करेंगे। द सी रोप रेड मेयर फॉर डेथ। तो सी जो है समुद्र, रोप रस्सी, और रेड मेयर लाल घोड़ी, ये सब डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन रिलेशंस, अब इंसानी जो रिश्ते हैं इसमें कैसे हैं देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, जो प्रकृति है और जो परिवारों के फाइनेंशियल सिचुएशन है, उससे कैसे इंसानी रिश्तों पे क्या प्रभाव पड़ता है। शेयर्ड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसुलेट्स लॉसेस। इसका मतलब ये है कि जब परिवार में जिम्मेदारी बांटी जाती है, शेयर किया जाता है, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी करता अच्छे से निभाता है, हर व्यक्ति परिवार का, तो कोई भी जो आपदा आती है, कोई भी बड़ी परेशानी आती है, उसको सभी लोग मिलजुल कर फेस करते हैं, मिलजुल कर उसका मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं, जिससे कि जो डैमेज है, जो नुकसान है, वो कम होता है, क्योंकि ये सब शेयर किया जाता है। Family's contact with the larger community is essential to tide over critical situation. हम ये भी देखते हैं कि फैमिली जो है वो अपने आप में एक छोटा ग्रुप है, और समाज जो है वो लार्जर कम्युनिटी बड़ा ग्रुप है। तो परिवार जो है उसका समाज के साथ जुड़ाव बहुत जरूरी है, ताकि मुसीबत के टाइम में हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सके और मुश्किल हालात में सब मिलजुल कर एक किसी भी समस्या का समाधान निकाल सके। मौर्य सफरिंग, मौर्य जो है वो कितना सफर करती है, कितना दुख झेलती है। बर्थ टू 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चों को पैदा करती है, वो भी बेटे, एंड लूजेस देम, और उनको खो देती है। मौर्य के लिए बेटे बहुत जरूरी हैं, तो उनके लिए ये दुख बहुत बड़ा है।
कैथलीन एंड नोरा, इनका क्या है? रिस्पॉन्सिबली मैनेज देयर मदर एंड ब्रदर्स एज वेल। दोनों बहनें बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी माँ को भी संभालती है और अपने भाइयों को भी संभालती है। Bartley's risky choices defying his mother due to the transitional changes in the island's life. Bartley जो है, उसके जो decisions हैं वो बहुत रिस्की होते हैं, रिस्क होता है उसमें। अपनी माँ की भी बात नहीं मानता है, अपनी माँ को भी अपोज करता है, डिसोबे करता है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि टापू पे जीवन का तरीका बदल रहा है। ट्रांजिशनल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, चेंज, किसी भी तरह का बदलाव। तो टापू पे जो जीवन जीने का तरीका है ये बदल रहा है और उसी के कारण वो ऐसा फैसला लेता है जो बहुत रिस्की है। क्वेश्चंस, ये ड्रामा जो है, ये कहानी बहुत सारे ऐसे सवाल पैदा करता है। कौन से हैं देखें। Why does a woman lose all her men food? एक महिला अपने परिवार के सारे पुरुषों को क्यों खो देती है? Why do the young die before the elders? जो जवान लोग हैं वो सीनियर जो हैं, एल्डर्स जो हैं, उनसे पहले उनकी मृत्यु क्यों हो जाती है? Why does nature inflict suffering on human beings? प्रकृति जो है वो इंसानों पर ऐसा कहर क्यों ढाती है? Why does religious faith fail Maurya and Bartley? इसका मतलब ये है कि रिलीजन, धर्म में हमारी आस्था होती है, मौर्य और बाटली की भी है, और वो धर्म की तरफ जाते हैं अपनी आस्था के साथ, फिर भी वो इतना दुख क्यों झेलते हैं? धर्म उनको क्यों नहीं बचा पाता है? Why is the life of a young man bound to death? एक जवान आदमी की जिंदगी इस तरह से क्यों अंत हो जाता है उसका? Why does the rowing skill of Michael abandon him? माइकल जो बोट बड़े अच्छे से रो करता है, चप्पू बहुत अच्छे से चलाता है, क्यों जब वक्त आता है वो उसकी ये खासियत या उसकी ये कला उसको बचा नहीं पाती? Why do human beings have to deal with death? इंसान को मृत्यु को संभालना पड़ता है, मृत्यु का सामना क्यों करना पड़ता है? How does a society change for both good and bad? समाज कैसे बदलता है, बदलाव कैसे आता है, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए? ये सब सवाल इस कहानी के बाद हमारे मन में आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको एक ग्रीक ट्रेजेडी से कंपेयर करते हैं, सोफोकल्स एंड सिंच। ग्रीक ट्रेजेडी। सोफोकल्स एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे और सिंच जो है वो आयरिश ड्रामेटिस्ट है। तो ग्रीक ट्रेजेडी जो है, इनकी ग्रीक ट्रेजेडी है सोफोकल्स की, ओडिपस रेक्स उसका नाम है। इसमें अवेयरनेस होती है ऑडियंस को कि भाई प्ले की कहानी के अंत में क्या होगा। कोरल फंक्शन जो है वो कमेंट करता है ओडिपस और उसके लोगों पर। मिस्ट्रीज बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें दिखाते हैं कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो इंसानी समझ के परे हैं। डेथ एंड इट्स इनएविटेबिलिटी, मृत्यु जो है उससे आप नहीं बच सकते, वो तो आनी ही है। इसमें ये भी हम देखते हैं, कॉल नो मैन हैप्पी अंटिल ही इज डेड। किसी भी आदमी को हम कह नहीं सकते वो खुश है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। कहने का मतलब जब मृत्यु हो जाती तभी वो इंसान खुश होता है, जीवन जीते हुए खुश नहीं होता। अब हम सिंच की राइडर्स टू द सी देखते हैं। ये एक आयरिश ट्रेजेडी है, राइडर्स टू द सी। अवेयरनेस ऑडियंस आर ऑफ द लॉस ऑफ ऑल द सन। इसमें भी कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ऑडियंस जो है वो इस बात से वाकिफ है कि सारे बेटे जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी अल्टीमेटली। पहले वालों की हो गई, बाटली की भी हो जाएगी। मौर्यस कॉरल फंक्शन कमेंट ऑन आइलैंडर। जो मौर्य है उसको जो डायलॉग दिए गए हैं वो जो बोलती है वो कोरस की तरह ही बोलती है जो ग्रीक ट्रेजेडी में होता था, कॉरल फंक्शन। और वो क्या बोलती है मौर्य? एरन आइलैंड पे जो रहने वाले निवासी हैं उनके बारे में कमेंट करती है।
नेचर कंट्रोल्स द फेट ऑफ द पीपल। जो प्रकृति है वो इंसानी जीवन को की किस्मत जो है उसको कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है। यहाँ पे नेचर क्या है? सी, समुद्र नेचर है। डेथ डोमिनेट्स, तो इस कहानी में पूरी तरह से मृत्यु हावी है। और इसमें भी जो लास्ट लाइन है वो क्या है? नो मैन एट ऑल, लास्ट लाइन है पर ये मौर्य कहती है, नो मैन एट ऑल कैन बी लिविंग फॉर एवर। कोई भी आदमी हमेशा के लिए जीवन नहीं जी सकता है। लाइफ्स लेसन, जीवन के क्या है जो हमें सबक इस कहानी से मिलते हैं? डू योर ड्यूटी टू योर फैमिली, हाउएवर नॉट एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ फॉर अ स्मॉल प्रॉफिट। परिवार के प्रति जिम्मेदारी करनी चाहिए, लेकिन एक छोटे से प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए अपने जीवन को रिस्क पे नहीं डालना चाहिए। ब्लेस योर रिलेशंस इवन इफ दे डोंट लिसन टू यू। आपके परिवार वाले अगर आपकी नहीं भी मानते हैं, बात भी नहीं मानते, तो भी आशीर्वाद हमेशा दो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स दो विद डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज। अपने से सीनियर जो है उनकी हमेशा कद्र करो, उनको रिस्पेक्ट करो। जरूरी नहीं कि आपके विचार उनके साथ हमेशा मैच हो, मैच ना हो तो भी रिस्पेक्ट हमेशा अपने सीनियर्स की करो। कंसिडर फोर्सेस ऑफ नेचर बिफोर एम्बार्किंग ऑन ट्रेड। किसी भी यात्रा पे जाने के लिए, बिजनेस के कारण या किसी भी चीज से, हमेशा प्रकृति की जो पावरफुल एलिमेंट्स हैं, फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, उनको नजरअंदाज मत करो, उनको उनकी तरफ ध्यान दो। उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। नेचुरल फोर्सेस ब्लेसिंग्स रिक्वायर्ड फॉर गेनिंग योर गोल्स। अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य पाने के लिए आपको प्रकृति का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। एक्टिवली इमर्स इन फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। परिवार के कोई भी काम हो या कोई भी चीज हो या फिर आपके समाज के हो, उसमें अगर कुछ आपको करना है तो अपने पूरे मन से करो, खुश होकर करो, वरना ना ही करो। एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। जीवन को एक्सेप्ट करो, जैसा जीवन है उसको आप रोने की बजाय उसको एक्सेप्ट करो। जो है जैसा है अच्छा है। और लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में जियो, पास्ट में मत जियो और ना ही फ्यूचर इमेजिनेशन में जियो, क्योंकि जो हकीकत है वो है प्रेजेंट। So with this we end this lecture, this video, and with this video we end our lecture series also, Riders to the Sea. And if there is any question you have, you can put it on in the comment box. I hope this Riders to the Sea drama has been the video lectures have been interesting and useful to you, and you get some good learning out of it. Till my next video, I would like to end with saying happy learning to you.